चलिए बेटा, कैसे हैं सब लोग? फाइन? फाइन है कि नहीं, जल्दी बताइए। मस्ती चल रही है एकदम पढ़ाई में? पढ़ाई में मस्ती होनी चाहिए, ठीक है? मस्ती में पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में थोड़ी सी मस्ती कर ली और फिर पढ़ाई करने लग गए। चलिए, हमारा लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको स्पिन क्वांटम नंबर तक पूरा फिनिश कर दिया था, और स्पिन क्वांटम नंबर और सारे क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कल आपको लास्ट क्लास में करवाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन है, मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक तो डाल ही दूं पहले। अब हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था उसका एक्सरसाइज हमारी चल रही थी क्वांटम नंबर की। तो क्वांटम नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, which one of the following set of quantum number is wrong। इस क्वेश्चन को अपने को समझना है। आपको पता है क्वेश्चन जब आप नीट के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये काफी ज्यादा मिलेगा क्वेश्चन। कभी रॉन्ग पूछा है, कभी करेक्ट पूछा है, कभी परमिसिबल पूछा है, कभी इम्परमिसिबल पूछा है। तो यहाँ रॉन्ग की जगह आप इम्परमिसिबल ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ रॉन्ग इम्परमिसिबल भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे से समझना, बड़ा आराम से। फिर अपन जब आपका इसके आगे जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ए मैंने आपको दिया, एन का वैल्यू, ये ए ऑप्शन है ना, यहाँ ए, ये बी, ये सी और ये डी। एन का वैल्यू 3, ठीक है। एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू -12, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू -3, एम का वैल्यू -3 और एस का वैल्यू +8, ठीक है। चलिए मुझे आपको ये दिखा एन एल एम एस, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये बात समझना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर ए इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट और इम्परमिसिबल। इम्परमिसिबल सेट हमको सिलेक्ट करना है। तो कैसे हम इम्परमिसिबल सेट सिलेक्ट करें, आप एक बार इसे ट्राई करो, फिर हम आपको बताते हैं करेक्ट है कि नहीं। किया सॉल्व आप लोगों ने बच्चों?
आप लोगों ने सॉल्व किया इसे? अब देखो सर सी। इस क्वेश्चन को सर डी। हाँ बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया डी इज करेक्ट। लेकिन मैं सबके लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दूंगा आपको, लेकिन पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ध्यान से देखना। किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दिया है और एड्रेस दिया n का वैल्यू 3, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्बिट आपका हो गया 3, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया 3 है, ऑर्बिट 3, सब ऑर्बिट 2। जरा दिमाग लगाओ कि सब ऑर्बिट 3 में ये होते हैं, ध्यान से सुनना, s होता है, p होता है, d होता है। इसके आगे हम 3 लिख दें, इसके आगे 3 लिख दें, इसके आगे 3 लिख दें, तो हम जानते हैं कि ऑर्बिट अगर 3 है तो उसमें 3 सब ऑर्बिट होंगे, 3s, 3p, 3d, पर f नहीं होता। कभी तुमने सुना है 3f? बताओ जल्दी से, कभी तुमने 3f सुना है? जल्दी बताओ मुझे। नो सर। नहीं सुना तो बिल्कुल हम ऐसा लिख के ये क्रॉस कर देंगे। देखिए f को मैंने क्रॉस कर दिया, f होता ही नहीं है, 3f नहीं होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 देता, अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 देता तो ये गलत हो जाता। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, L का वैल्यू S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। बताइए L का वैल्यू क्या दिया है? 2, तो 3 दिया है, ये करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये तो 3 है। अब यदि मैं 0 देता तो भी करेक्ट होता, 1 देता तो भी करेक्ट होता, 2 देता तो भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें S, P, D ये तीनों होते हैं। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसमें F नहीं होता है। देखिए तो मैंने क्रॉस कर दिया, यानी 3 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता तो यह एकदम गलत हो जाता। तो ऐसे आपको इस डिजाइन में आपको थोड़ा सॉल्व करना है। और अब m का वैल्यू 0, जरा सोचो, आपको d दिया है ये 2, अब ये दिया है आपको, तो ये बात आपकी करेक्ट हो गई, ये बात आपकी करेक्ट हो गई, ये d है 2, 2 में d में कितने वैल्यू पॉसिबल होते हैं बताओ जल्दी से m के? 5। बहुत बढ़िया, d में m के 5 वैल्यू पॉसिबल हैं। ये m लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए m के 5 वैल्यू पॉसिबल है। ये 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2 तक ये 5 वैल्यू होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा दिया? 0, तो ये भी करेक्ट है। -2, ध्यान से एक एक बात ध्यान से सुनते जाना, -2 देता तो भी करेक्ट होता, -1 देता तो भी करेक्ट होता, 0 देता तो भी करेक्ट होता, +1 देता तो भी करेक्ट होता, और +2 देता तो भी करेक्ट होता है। +1 लिखा है यहाँ पे, तो +1, ये 0 दिया है तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर कोई ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन में भी हो सकता है, -½ स्पिन में भी हो सकता है। कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो +½ स्पिन में भी हो सकता है, वो -½ स्पिन में भी हो सकता है, किसी भी स्पिन में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो ऑलवेज करेक्ट होगा, चाहे -½ हो चाहे +½ हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम होती इनमें। तो अब बताओ ये पूरा सेट आपका करेक्ट हो गया, रॉन्ग नहीं है। अब आप यही चीज जिन बच्चों को क्लियर नहीं है तो वो बच्चे इसको 4 पर अप्लाई करके देखें। तो n का वैल्यू 4 है, और 4 में दिमाग लगाया, यार सर ने बताया था s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, तो 4 में बेटा 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, 4f है। s के लिए देखिए वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है, ये l का वैल्यू। तो यहाँ पर f के लिए l का वैल्यू 3 होता है, तो ये भी करेक्ट हो गया और ये तो करेक्ट है ही। तो 4f इज द करेक्ट। और जब f होता है तो उसमें -3 से इंक्लूड करता हुआ 0 को +3 तक वैल्यू जाता है। सबको याद होगा जब f का ये वैल्यू 3 हो तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, बताइए कितने वैल्यू हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7, तो ये देखिए बेटा -3 दिया हुआ है तो ये भी करेक्ट है, और ये तो ऑलवेज करेक्ट है। +½ -½ इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। और
यहाँ देखो, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाला कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए, कोई बता सकता है? 5s। ये देखो 5 5s। है, s के लिए 0, s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0, तो ये 5s, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए ये बात रॉन्ग आ रही है, यहाँ पर हमने f का वैल्यू जो 3 दे दिया है। थर्ड ऑर्बिट में फिर से एक बार s होता है, p होता है, d होता है, f होता ही नहीं है, ये नहीं होगा, तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो बात क्लियर हो गई आपको? ये इस तरह से आप इसे चेक करेंगे, इस तरह से आप इसे चेक करेंगे। S होता है, P होता है, D होता है, F नहीं होता है, क्रॉस कर दिया। जब F होता ही नहीं है तो इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, तो 3 वैल्यू इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बोलो अब आपको बात क्लियर हो गई? तो दिस इज द रॉन्ग सेट। आपसे रॉन्ग सेट पूछा है, ये इम्परमिसिबल सेट है, ये इम्परमिसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? यस सर। आप, मैं पढ़ाऊं आपका जरा 1.1% भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और आप मुझसे ना पूछ पा रहे हो अभी क्लास में, तो पूछना भी नहीं चाहिए। बाई चांस अगर ना हो तो आप अलग से फोन कर दें और अपने मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर हमारा ये फिर से एक बार कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल ही अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है इस डिजाइन को, इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको बतला दिया है यहाँ। अब बताओ n का वैल्यू, अभी आपने देखा ये n रखा है, n का वैल्यू आपने 3 लिया और n का वैल्यू 3 हो तो a इसके 3 वैल्यू ही पॉसिबल है, l के 0, 1, 2, ये देखो, और ये पॉसिबल नहीं है। तो n और l इक्वल हो सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। n 3 हो और l भी 3 हो, क्या इक्वल हो सकते हैं? जल्दी बताओ। अरे यार नहीं इधर हो दिख नहीं रहा, सकता सॉरी। नो सर। तो ये देखो, ये 3 है, ये 3 है, n का वैल्यू 3 हो तो l का वैल्यू 3 हो सकता है क्या? नहीं हो नो सकता। सर। यानी n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। समझ आ गया ये बात? ये पहली बात, पर n और l का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है? n कभी भी कम और l कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर n का वैल्यू 4 दे दूं और l का वैल्यू 5 दे दूं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जरा सोचो कैसे? 4 में क्या होगा बेटा? s होगा, p होगा, d होगा, f होगा। तो यहाँ पर देखो 0 वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और आपको क्या दिए? बोलो क्या दिए आपको? 5। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो n का वैल्यू l के वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग सेट हो जाएगा। ये मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये रॉन्ग सेट हो जाएगा। n इज नॉट इक्वल टू l, ये अगर इक्वल हो गया तो रॉन्ग सेट बन जाएगा। ऐसा कर देते हैं अपन, इक्वल हो गया तो रॉन्ग सेट बन जाएगा। तो करेक्ट सेट के लिए, तो करेक्ट सेट के लिए n का वैल्यू बोलो ज्यादा होना चाहिए, l का वैल्यू कम होना चाहिए। तो ये गलत सेट है, ये गलत सेट है। बिल्कुल बात क्लियर हो गई आपको? ये रॉन्ग सेट है। तो करेक्ट सेट के लिए ये चाहिए हमको, n इज स्मॉलर देन l। करेक्ट सेट के लिए n इज ऑलवेज स्मॉलर देन l। बोलो क्लियर हो गया बेटा? आ गई बात समझ में सबको? यस। नेक्स्ट, जब आपको कभी ये बात याद ना रहे तो जैसे मैंने आपको करके बताया उस डिजाइन से आप उसे वेरीफाई जरूर कर लें, ठीक है? उसे वेरीफाई जरूर कर लीजिए, तब क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी क्वेश्चन किसी भी कारण से गलत हो। आप बात समझ लें, किसी भी कारण से गलत हो। आप जब भी पेपर सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो एक कॉपी, एक छोटी सी क्या बोलते हैं डायरी आप बना के रखो।
और डायरी में आप लिखते जाओ कि हमारे इस कारण से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ठीक है, जब आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी 3-4 महीने में, तो आपका वो फिर कभी रिपीट नहीं होगा वो क्वेश्चन, वो तरीका जिसके कारण आप गलत करेंगे क्वेश्चन वो रिपीट नहीं होगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी आपने अगर आईएएस टॉपर का इंटरव्यू, जो कलेक्टर बना, जो टॉपर बच्चा है, उसका कभी इंटरव्यू पढ़ा हो तो आपको ये बात मिलेगी कि वो जो गलतियां हैं, उसका कहना है कि गलतियां जो मैं करता था डायरी में नोट करते जाता था कि मेरे हाथ क्या गलती हो रही है, समझ गए। और वहां तो रिटन एग्जाम भी होता है और प्रिलिमिनरी एग्जाम तो जो है ऑब्जेक्टिव होता है, रिटन भी होता है। तो क्या गलतियां वो कर रहा है, उन गलतियों की लिस्ट उसने धीरे धीरे तैयार कर ली, और हर जब टेस्ट होते थे तो उस टेस्ट में वो गलतियां उसके हाथ कभी भी रिपीट नहीं हुई। मेरी बात क्लियर हो गई आपको कि नहीं हुई? ये मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं आपको? यस सर। तो Yes, ये आपको एक छोटी सी डायरी ऐसी तैयार करनी चाहिए, एक इतनी जो पॉकेट डायरी होती है वो बिल्कुल लो, और वो डायरी में आप जो है जरूर ये बात अपनी गलतियों को मेंशन करो, बिल्कुल मेंशन करना चाहिए गलतियों को, ताकि आपको दोबारा फिर से वही गलती रिपीट ना हो। आप बस यस और नो में, यस और नो में मुझे आंसर देना है। एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू -3, एस का वैल्यू +½ बताइए यस और नो में कि ये सेट करेक्ट है या रॉन्ग है। बस ये सेट करेक्ट है या रॉन्ग है? sir, wrong. बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये सेट रॉन्ग है। जिनको नहीं समझ आया बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं आपके साथ, ये थर्ड ऑर्बिट है देखो। और एल का वैल्यू 2 नहीं समझ आता तो आप तुरंत लिखो कि यार इस 3 में एक एस होता है, 3 में पी होता है, 3 में डी होता है, और एल का वैल्यू 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो 2 दिया है। ये आपको ये दिया हुआ ये, और आपको ये तो ये दिया हुआ है। तो जैसे ही 3 आपने लिखा, जैसे ये 3 लिखा तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो ऑर्बिट है और ये सब ऑर्बिट है, एसपीडी। और सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 0, 1, 2, और हमको 2 दिया है, तो हमारा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब जब ये डी होता है 2, तो डी में ये होते हैं, डी में आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, -2, -1, 0, +1 और +2 ये होता है। यहाँ क्या दिया है? -3, तो यहाँ ये चीज गलत हो गई। ऐसा ये डिजाइन जब आप अपनाएंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आप रटने की कोशिश मत करें, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं उन्हें अच्छे से समझ लें, तो कभी भी गलती नहीं होगी। एम का वैल्यू -3 नहीं हो सकता। अच्छा जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पे -3 की जगह ये +3 कर देता, Sir, wrong. -3 r +3, तो भी रॉन्ग होता। इसका मतलब कि जो आपने अभी लिखा था कि रॉन्ग सेट के लिए आपको दिए जाते हैं एन का वैल्यू एल का वैल्यू बराबर नहीं हो सकता, एन का वैल्यू छोटा एल का वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा एक और ये देखो, ये रॉन्ग के लिए ये देखिए, अगर आपको एल और एम ज्यादा दिया है, प्लस साइन में हो चाहे माइनस साइन में, तो भी रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। तो जहां रॉन्ग जो लिखा था एन का वैल्यू एल के वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, एन का वैल्यू एल के वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, एल का वैल्यू एम के वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। यदि बड़ा दिया है तो बिल्कुल रॉन्ग है, चाहे वो साइन में प्लस हो चाहे माइनस हो। और ये तरीका गलत है, ये तरीका है सही, जिससे आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट चीज पर पहुंच सकते हैं। बताइए हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आप सॉल्व करें तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, उसके एल के वैल्यू, फिर जो दिया उसके लिए एम के वैल्यू लिखना शुरू कर दें, और आपसे कभी गलती नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आपसे कभी गलती ना हो।
तो मुझे लगता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगे। अब हम लिखते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम जो रूल्स यूज करते हैं, पाउली, अबाउ, हंट, देखो सबको याद होंगे, मैं कहता हूं सबको याद होंगे, लेकिन आप एक भी क्लास मत छोड़िए। आप इसलिए पढ़िए कि आप मेरे साथ आप रिवाइज कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपको याद है तो आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई चीज आपको उसमें मिसकंसेप्ट है, गलत है, वो सुधर जाएगा। हमारा लास्ट एम हमारा सिलेक्शन है। मैं आपका एक सेकेंड टाइम भी कभी वेस्ट नहीं होने दूंगा, एक सेकेंड टाइम भी कभी वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं। रूल्स, जो 4-5 रूल्स हैं, तो हमको ये रूल्स की स्टडी करना है। तो जिसमें सबसे पहला रूल है पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना। हम अकेला लिख लेते हैं पाउली रूल, नहीं, हमको पूरा लिखना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं तो हम ऑर्बिटल को रूम कहते हैं। हमारा कोई एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को हम रूम कहते हैं, ये रूम। और जो फैशन में है डबल बेडरूम, भाई डबल बेड है तो 2 आदमी रुक सकते हैं, एक भी रुक सकता है और खाली भी पड़ा रह सकता है। तो मेरा ये रूम खाली पड़ा रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एक आदमी आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 आ जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 रहे तो वो इस तरह से रहना चाहिए। तो हमारा पाउली कहता है, ये पाउली कहता है, पाउली साइंटिस्ट है, पाउली स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 electrons in opposite spin। यानी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहां पर वर्ड पर ध्यान दीजिए, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है बेटा। अगर अकेला एक इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में तो वो ऐसा भी रह सकता है, वो ऐसा भी रह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑर्बिटल आपका खाली पड़ा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो ऐसे स्पिन में हो तो पाउली गुस्सा हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो ऐसे स्पिन में हो तो पाउली गुस्सा हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये पाउली के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो पाउली states that an orbital can accommodate maximum 2 electrons in opposite spins। तो एक का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ है। अगर तुमने इसे माइनस हाफ बोला तो ये प्लस हाफ है। अपवर्ड का मतलब प्लस हाफ ही नहीं होता, ठीक है। क्लॉक वाइज का मतलब प्लस हाफ नहीं। अभी इफ क्लॉक वाइज इज गिवन फॉर प्लस हाफ देन एंटी क्लॉक वाइज फॉर माइनस हाफ। तो ऐसा, तो यहाँ पर आप इसको लिख लें जल्दी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया है सबको, सिंपल बात। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बट उनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए, ये हमारा पाउली का रूल है। अब देखो ध्यान से, ये तो पाउली का रूल जब अपन बच्चों जैसा समझाते हैं तब होता है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं आपको, इसको समझना है, ध्यान से सुनना। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2।
और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है। और अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 ऐसा लिखते हैं। और बेटर तरीका जो होता है वो ये है, सब बेटर तरीका कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से लिख दिया, और ये ऑर्बिटल कौन सा है 1s, तो 1s2 ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2। मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n l m और s लिख रहा हूं। यहां देखिए ये पहले नंबर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट तो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो n का वैल्यू दोनों के लिए 1 है, दोनों 1 में है। ये देखिए ये बोथ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो आपका ऑर्बिट जो हुआ वो फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्बिट में है। ये देखिए फिर l, ये s सब ऑर्बिट है। अब मैं सब ऑर्बिट की बात कर रहा हूं और आपका सब ऑर्बिट जो है वो s है। सब ऑर्बिट कौन सा है, ये सब ऑर्बिट s है, ये ऑर्बिट कौन सा है 1 है, ये सब ऑर्बिट s है। और s सब ऑर्बिट के लिए l का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसके लिए भी 0 है, तो s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0 हो गया। m, अब m जब सब ऑर्बिट है, अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल की यहाँ पर, तो ऑर्बिटल s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसे s ऑर्बिटल ही हम कहते हैं। ये s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी 0 है। ये देखो यहाँ सारी चीजें सेम आ रही हैं, ये सारी चीजें सेम। और इसके लिए यदि आपने s का वैल्यू +½ दिया तो इसके लिए आप -½ दे दीजिए, और यदि इसके लिए आपने -½ दिया तो उसके लिए +½ दे दीजिए, तो ये आपका -½ +½ ये आपका क्या बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। अब यहाँ पर हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। ये देखो ये हीलियम है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है, ये देखिए फर्स्ट में है। दूसरा पॉइंट, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम सब ऑर्बिट में s में, जिसके लिए l का वैल्यू 0 है। तीसरा, दोनों इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिटल में जिसके लिए m का वैल्यू 0 है, और दोनों के स्पिन सेम नहीं है, दोनों के स्पिन में एक का +½ है तो दूसरे का -½ है। यहां पर ये डिफरेंस आ गया। यार जरा सोचो, ये दो ब्रदर हैं, ये दो ब्रदर हैं, दोनों सेम माँ बाप के हैं, दोनों भाई सेम माँ बाप के हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके एड्रेस सेम नहीं है। इसका नाम राम है तो इसका नाम श्याम है। ये देखो इसका नाम राम हो गया, इसका श्याम। एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, एक ही फ्लोर पर रह रहे हैं, एक ही एटम माने एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, सब कुछ होने के बाद भी इनका नाम डिफरेंट है। यानी इस अर्थ पर ध्यान से सुनना, इस अर्थ को अगर हम एटम मान लें, इस अर्थ को अगर हम एटम मान लें, और इस अर्थ पर करीब 7.5 अरब पॉपुलेशन है, 750 करोड़ लोग रहते हैं, ऐसे दो आदमी नहीं है जिनके की एड्रेस सेम हो। भगवान ने आज तक कोई दो आदमी ऐसे नहीं बनाए जिनके कंप्लीट डीएनए बिल्कुल एकदम सेम हो, बिल्कुल डिफरेंट, सब अपने आप में यूनिक है, कोई का डीएनए किसी से मैच नहीं करता। बोले सर हमने तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी है, माँ बाप पहचानते, हाँ कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द डीएनए ठीक है मैच कर जाएगा, उससे हम बता देंगे कि ये इसका बेटा है, ये इसका बाप है, बता देते हैं हम, तो ये तो आप डॉक्टरी जानते हो, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है। तो ध्यान से समझिए, अगर इस अर्थ को हम एटम मान लें तो इस अर्थ पर कोई दो आदमी ऐसे नहीं है जिनके की एड्रेस सेम हो। एड्रेस का मतलब NLMS, NLMS। तो हमारा पाउली कहता है कि किसी भी एटम में, अच्छे से सुनना, किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसके ये देखिए ये सेम है, ये सेम है, पर ये डिफरेंट है। तो हमारा पाउली कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ध्यान से सुनिएगा, on the basis of quantum numbers, ठीक है,
Pauli said no two electrons in an atom can have the same values of all four quantum numbers. All four quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same value of all four quantum numbers. किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तीन सेम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो तीन सेम है, ये डिफरेंट है, तो कोई से कभी ये तीन सेम हो सकते हैं तो ये डिफरेंट हो जाएगा, कभी ये तीन सेम हो तो ये डिफरेंट हो जाएगा, मतलब डिफरेंट सेम नहीं होंगे कभी भी। तो ये ऊपर वाले ने भी ऐसा रूल बनाया है, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ आ गया कि नहीं आया? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। अगर आप ये कर देते, जरा देखिए, ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? नो सर। मुझे लगता है अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, हो गया ये आपका पूरा कंप्लीट? रूल लिख लिया सबने ये? यस सर। तो ध्यान दीजिए। अब अगर मान लीजिए आपने अभी बनाए थे यहाँ पर, अगर आप गलती से ये कर देते, देखो ये, तो यहाँ दोनों के स्पिन सेम हो गए। अब इसका भी स्पिन प्लस हाफ हो गया, इसका भी प्लस हाफ हो गया, दोनों के स्पिन प्लस हाफ सेम स्पिन हो गए। बोले सर माइनस हाफ कर दें? हाँ, तो इसका भी माइनस हाफ हो गया, इसका भी माइनस हाफ हो गया। डायरेक्शन सेम है ना, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, तो स्पिन सेम हो गए। स्पिन सेम है तो क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो गए। अब बताओ क्या ये पाउली के रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है जो आपने पहले लिखा था? देखो सबसे पहले क्या लिखा था तुमने? एन ऑर्बिटल कैन एक्कोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। तो वहां पर आपने अपोजिट स्पिन वाली बात इसीलिए लिखी थी। एक ऑर्बिटल, ये एक ही ऑर्बिटल है, अलग अलग ऑर्बिटल नहीं है। ध्यान से सुनना, अलग अलग ऑर्बिटल नहीं है। तो अलग अलग ऑर्बिटल नहीं, सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके अपोजिट स्पिन होने चाहिए। अब बताओ ये रूल आपका गलत हो गया कि नहीं? क्योंकि आप क्या बोल रहा है, नो टू इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन के ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। तो ये पहले रूल के अकॉर्डिंग गलत हो गया और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग भी गलत हो गया। बताइए दोनों बातें समझ आ गई आपको? दोनों बातें समझ आ गई कि नहीं बच्चों? बताओ जल्दी। यस सर। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग गलत है कि भाई तुमने एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम कैसे कर दिए, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग भी गलत है। क्या बोल रहा है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। इसमें चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अब बताओ क्लैरिटी आ गई आपको पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में? यस सर। पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब कोई प्रॉब्लम आप बोले? सर ये हाइड्रोजन पर वैलिड नहीं होगा ना? हाँ वो सब समझा रहा हूं मैं। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो अभी बताया ना मैंने, अब भी तो बताया, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा भी रह सकता है। उसको कंपेयर कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ, मेरी क्लास में एक ही स्टूडेंट हो, मेरी क्लास में केवल एक स्टूडेंट हो, तो मैं पूरी दुनिया से बोल सकता हूँ कि ये मेरी क्लास में फर्स्ट आता है। अब दुनिया क्या मालूम कि इसकी क्लास में एक ही स्टूडेंट है, तो मेरे क्लास में यदि एक ही स्टूडेंट हो तो वो फर्स्ट आएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम कोई दो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए तो हमने लिखा नो टू इलेक्ट्रॉन। ये अच्छे से वर्ड देखो, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव। समझ आ गया होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं,
सपोज आपने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4। 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से लिखे जाएंगे। 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी इस तरह से लिखे जाएंगे। 2p में ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। जरा ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको हंस रूल नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको आता है इसलिए मैंने ये लिख दिया है। यहाँ देखो, हम n l m और s लिख रहे हैं, हम चारों क्वांटम नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले वाले का ये देखो किसमें है, ऑर्बिट नंबर 1 में, दूसरा वाला भी ऑर्बिट नंबर 1 में है, तीसरा वाला ऑर्बिट नंबर 2 में, ये भी 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 ऑर्बिट, ये देखो सब, ये आपने क्या लिख दिया, सबके एन लिख दिए। अब एल लिख रहा हूं, बताइए, आप सब जानते हैं एस पी डी एफ, एल का वैल्यू 0 1 2 3 होता है। यहाँ देखो एस है, ये एस के लिए एल का वैल्यू 0 0, ये एस है, एल का वैल्यू 0 0, ये पी है और पी के लिए एल का वैल्यू है, देखिए 1 1 1 1, सबके 1। अब मैं एम लिख रहा हूं, एम, जब एम आप लिखते हो तो एस का वैल्यू, एस के लिए एम का वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये 0। यहाँ देखो एम का वैल्यू क्या हो सकता है 1 में, एम के वैल्यूज याद करो तो ये 0 है, ये किसको याद है जल्दी बताइए, -1 0 +1। तो यहाँ पर एक का -1 हो गया, ये दूसरे का 0 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, पहले मैं अलग अलग लिख दूं, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक। तो इन दोनों का -1 हो गया, इसका भी -1 है, सेम है, ये यहाँ पर ये सेम है, ठीक है। एस, ये देखिए प्लस हाफ है, ये देखिए माइनस हाफ है, ये देखिए प्लस हाफ है, ये देखिए माइनस हाफ है, ये देखिए प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, ये देखिए प्लस हाफ है, और ये प्लस हाफ है। अब मुझे ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां, और ये 8, ये 8 में से आप मुझे बता दो, ऐसे दो कोई से भी बता के बता दो कि सर इन दोनों के क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं। कोई से भी दो मुझे बता दो कि ये और ये बता दो, या ये और ये बता दो, या ये और ये बता दो कि सर इनके क्वांटम नंबर तो सेम दिख रहे हैं। नहीं आएंगे कभी भी। एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएंगे। एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ पाएंगे। आप करके देख लो। बोले सर ये देखिए, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये डिफरेंट हो गया इन दोनों। इसमें बोले ये भी अपवर्ड दिख रहा है, ये अपवर्ड दिख रहा है। बोले सर ये देखो सामने देखना, प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, लेकिन ये देखिए 1 है और ये ऑर्बिट चेंज हो गया यहाँ पर। समझ आ गया? फिर ये देखो, इसमें देख लो, इसमें ये दोनों, ये 2 2, ये 1 1, ये -1 -1, ये देखो इसका स्पिन प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ, चेंज हो गया। आप यार कभी भी किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यही रूल कहलाता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों आपका? बताइए मुझे। यस सर। अब बताओ, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया है नीट में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स को कौन सा रूल एक्सप्लेन करता है? आपको आया है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पाउली रूल, हंस रूल, अबाउ रूल, और तीनों रूल मिलकर के। बताओ आंसर। तो ध्यान से सुनना, all 4 quantum numbers of
इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है, पाउली रूल। पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हन नहीं, ये नहीं, ओनली पाउली, अबाउ नहीं, ठीक है, कोई नहीं, केवल पाउली से। चारों क्वांटम नंबर को पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही एक्सप्लेन करता है, हन अबाउ नहीं। तो ये नोट कर लें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चारों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए पाउली रूल की जरूरत पड़ती है। लिख लिया बच्चों? चलिए अब ध्यान से सुनिए अगला रूल। तो ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाया। नेक्स्ट है हंस रूल। अच्छे से पढ़िएगा, नाम हंस रूल। अकेला आप हंस रूल लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या लिखते हैं? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ध्यान से सुनिए, बात समझिए। हंस रूल लगता कहाँ है, ये सबसे पहली बात। हंस रूल हम अप्लाई करते हैं एक ही सब सेल के ऑर्बिटल पर। तो सबसे पहली बात, हंस रूल applicable on orbitals of same subcell। सेम सबसेल। अच्छा अब जरा सोचो, एग्जाम्पल आपने ले लिया, एग्जाम्पल आपने ले लिया पी सबसेल। ध्यान से सुनना, पी सबसेल। पी सबसेल में हो गया एक पीएक्स, हो गया पीवाई और पीजेड। तीनों की एनर्जी इक्वल है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हम बोलते हैं हंस रूल उन ऑर्बिटल्स पर अप्लाई होता है जो सेम सबसेल के होते हैं। ध्यान से सुनना, हंस रूल उन पर एप्लीकेबल होता है जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, उन पर भी अप्लाई होता है। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जिसे आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये देखिए पीएक्स, पीवाई, पीजेड, तीनों की एनर्जी इक्वल है। अब एक बात और समझिए, सपोज आपने ये 3p ले लिया, तो ये 3px होगा, ये 3py होगा, ये 3pz होगा। सपोज आपने 3d ले लिया, अच्छे से सुनना, गलती नहीं होगी कभी जीवन में। 3d ले लिया, 3d सबसेल, तो आपको लिखना है, एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dxz, होता है ना, चौथा होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा होता है dz स्क्वायर। तो बच्चों 3d लिया आपने, ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो क्या हो गए? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो आपको क्वेश्चन आता है कि हंस रूल किस पर अप्लाई होता है। तो पहली चीज, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल। आपने ले लिया p, तो px, py, pz। आपने ले लिया d, तो dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आपने 3 लिया है ये, तो यहाँ सबके ये 3 लग गया, यहाँ पर 3 लग गया, यहाँ पर 3 लग गया, यहाँ पर 3 लग गया, ये 3, ये थर्ड के हैं। ऐसे में अप्लाई नहीं होगा,
इधर बहुत फिर ध्यान से सुनना, ऐसे में अप्लाई नहीं होगा। आपने px तो ले लिया 2 का, py ले लिया 3 का और pz ले लिया 4 का। ये एनर्जी इक्वल नहीं है, इनकी एनर्जी इक्वल नहीं है। एक 2 का p है, एक 3 का p है और एक 4 का p है। और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल नहीं होती। इस पर हंट्स रूल नहीं लगेगा। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देखने में मिलेगा px py pz, हम तुरंत आंसर कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि 2p 3p 4p ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। नहीं तो ये px py pz दिया तो है, हमको ये दिखे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। 2p की एनर्जी कम, 3p की और ज्यादा, 4p की ज्यादा, एनर्जी इक्वल नहीं है। इस पर हंट्स रूल नहीं अप्लाई होता। अब बताओ समझ आ गया तुमको कि नहीं आया? किस पर हंट्स रूल अप्लाई होता है? बोलो मेरे साथ, बोलो। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, दोनों का एक ही मतलब है, आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन पर हंट्स रूल लगता है। आपने कहीं सोचा इस पे लगा दें, या ऐसा लगा दें आप 3s 3p और 3d, इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है, इस पर भी इन पर नहीं लगता। हाँ, 3p के ऑर्बिटल पर लगेगा, 3s और 3p के ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं होगी, नहीं लगेगा। 3d और 3p के ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं होगी, नहीं लगेगा। ये एनर्जी के लिए लिखा है मैंने, दिस इज फॉर एनर्जी। तो एनर्जी के लिए मैंने लिखा है, और एनर्जी इक्वल नहीं होती है इनकी, एनर्जी इक्वल नहीं होती है इनकी, इन पर हंट्स रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। हंट्स रूल ओनली अप्लीकेबल फॉर द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल 3p 3p 3p, 3d 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 3d, 4f 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 के साथ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 3d और 4f के एनर्जी इक्वल नहीं होने से उन पर नहीं होगा। माने आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3d ले लिया और 4f के ऑर्बिटल ले लिए, ये इनकी एनर्जी इक्वल नहीं है, इस पर नहीं लगाई हुई। बोलो पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हंट्स की सबको? बोलो क्लियर हुआ? क्वेश्चन आया है Yes, sir. तो ये आपको समझना। और आप मालूम केमिकल बॉन्डिंग में जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी तो उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और उसी कारण आपने देखा होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो जाता है, जबकि वही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होता है। यार वो केवल इसी पर बेस्ड है पूरा। तो आपको बहुत ईमानदारी के साथ स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए करना है, कोई गलती नहीं करना है। चलिए लिखिए इसको। तो लिख लिया आप लोगों ने बेटा? कंप्लीट हो गया? तो फिर से एक बार, हंट्स रूल उन ऑर्बिटल्स पर ही अप्लाई होता है जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, जो डीजनरेट होते हैं, जो सेम सब सेल के होते हैं। चलिए अब आपने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर पी सबसेल।
ये आपने ले लिया px है, ये py है, ये pz है, ये p सब सेल ले लिया आपने। अब मैं इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करता हूं। ये p सब सेल है, मेरे पास p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो जब आप ऐसा लिखते हो p1 तो ये सब सेल में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये सब सेल में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है p1, और यहां लिखते हो तो ऑर्बिटल में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो p1 को आप ऐसा लिख सकते हो, ये करेक्ट है। अच्छा उल्टा इलेक्ट्रॉन कर दोगे, देखो सामने मेरे, ऐसा लिख दिया तो भी करेक्ट है और ऐसा लिख दिया तो भी करेक्ट है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो। तो ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ये इसमें मैं लिख ही देता हूं, चलिए। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह भी इसमें भी लिख सकते हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप इसमें भी। ये सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोले सर ये क्या कर दिया है, ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये थोड़ी, ये तो इसमें जाएगा, ये सही है, ये गलत है, ये गलत नहीं भाई साहब, चारों सही है बच्चों। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो इस हिसाब से ये करेक्ट हो गया। अरे बच्चों इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, अब भी समझाया, px की एनर्जी py और pz की एनर्जी इक्वल है। तो बताओ किसमें रहेगा, इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, तीनों की एनर्जी इक्वल। यार तुम्हारे पास 3 रूम हो और तीनों बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल तीनों एक जैसे हो, ये 3 रूम है। देखो ये आपके पास ये 3 रूम है, ये पहला रूम हो गया, ये दूसरा रूम हो गया, ये तीसरा रूम हो गया। इसको चाहे आप बोल दो px बोल दो, चाहे आप इसको py बोल दो, और आप चाहे इसको pz बोल दो, ये 3। और आप यहाँ खड़े हो, ये आप यहाँ खड़े हो, ये देखो मुस्कुरा रहे हो। बताओ तीनों एक जैसे हैं, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें। सोफे एक जैसे, एसी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी लगा, बढ़िया कालीन इसमें भी, तीनों में सेम दिखे। अब बताओ तुम किस में रहोगे, तो भैया इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, तीनों एक जैसे हैं। तो यही तो है, ये देखो एक्स एक्सिस पर px है, ये हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस पर py है, ये py हो गया, ये px हो गया, ये वाई एक्सिस पर हो गया। और जेड एक्सिस कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, ये बोर्ड फाड़ के उस तरफ निकल जाएगी इस तरह से। ये देखो ये बोर्ड है, सपोज ये बोर्ड है, तो एक ऑर्बिटल ऐसा हो गया, एक ऑर्बिटल ऐसा, और एक ऑर्बिटल ये बोर्ड फाड़ के इस तरह निकल गया, ये देखिए। तो इसको मैं ऐसा बना रहा हूं, ये बोर्ड फाड़ के निकल रहा है ऐसा, ये ऐसा बना दिया मैंने, ये pz हो गया। अब बताओ px py pz तीनों एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तीनों का न्यूक्लियस ये हो गया सेम है। अब बताओ कौन ज्यादा होगा और कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम, नहीं सबका सेम, ये तीनों की एनर्जी सेम। तो इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें रहे, चाहे इसमें रहे, चाहे इसमें रहे, किसी में भी रह सकता है। तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको P2 कॉन्फ़िगरेशन देता हूं, ये देखिए P2, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगा अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। ये देखिए ऐसा, ये दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये देखिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट अब रॉन्ग कौन से हैं इसे सोचना है। P2 में रॉन्ग, P2 में रॉन्ग ये और ये रॉन्ग हो जाएगा P2, ये और ये देखिए ये यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा P2। तो P2 में ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, बट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ठीक है P2 में। तो मैं अभी समझाता हूं, पहले आपको मैं दिमाग में डाल रहा हूं कि यार हमने ऐसा तो देखा है, ऐसा देखा है, पर ऐसा नहीं देखा, हमने ऐसा देखा भी है, नहीं भी देखा, पता नहीं।
ये तो देखा है, but this is correct according to the Pauli, not according to the Hunt. आप हंड पढ़ रहे हैं, पाउली नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये पाउली के अकॉर्डिंग तो करेक्ट हो सकता है, बट हंड के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। हम हंड पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुन लेना। और ये देखो, मैं P3 लिख रहा हूं यहां पर। P3 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1 2 3, ये देखिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। P3 का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, ये भी करेक्ट है, भी करेक्ट है, ठीक है, बट ये रॉन्ग है। अगर आपने ये बना दिया होता, ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसा कर गए होते, ये देखिए ये सब P3 है, तो P3 के 3 कॉन्फ़िगरेशन 4 कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब हंड कहता है, अब हंड रूल हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हंड कहता है कि इलेक्ट्रॉन 1 by 1, ये देखिए पहले इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। बोले सर आपने तो पहले इसमें लिख दिया, तो मैंने अभी आपको बना के बताया ना, Px Py Pz, तीनों न्यूक्लियस से पास है। आप पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, तीसरा इसमें जा सकता है। पहला इसमें चला गया, दूसरा इसमें चला गया, तीसरा इसमें, ये सब सही है। यानी 2 का कॉन्फ़िगरेशन ये भी सही है, ध्यान देना। ये 2 का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना बेटा, नहीं तो गड़बड़ कर दो। ये देखो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है ये, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल है। सबसे पहले मैंने इसलिए आपको एनर्जी बताई है, ये एनर्जी तीनों की इक्वल है। तो जब तीनों की एनर्जी इक्वल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो दूसरा यहाँ जा सकता है, पहला यहाँ चला गया तो दूसरा यहाँ जा सकता है, पहला यहाँ चला गया दूसरा यहाँ जा सकता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात, आप यहाँ देखो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, हो सकता है स्पिन सेम होने चाहिए। तो ये रूल को समझना है हंड के, कि सेम सेम सब सेल के ऑर्बिट, अब ध्यान से सुनना, सेम सब सेल के ऑर्बिटल्स में जिनकी की एनर्जी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इधर से जाए चाहे इधर से जाए, बीच में से जाए चाहे कहीं से भी, 1 by 1 इन सेम स्पिन होना चाहिए। 1 by 1 इन सेम स्पिन, देखिए 1 by 1 इन सेम स्पिन, देखिए 1 by 1 इन सेम स्पिन, ये गड़बड़ है। प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ, और फिर प्लस हाफ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ, हंड का पहला स्टेटमेंट है। पहले आप बना लो इसको, तो आपको फिर क्लैरिटी आए। बना लो इसको जल्दी से। हो गया बेटा, ये क्लीन कर दूं? यस सर। यस सर। तो हंड कहता है सेम सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इन सेम स्पिन जाता है। अब आप 1 by 1 से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब बताओ, ये मैं जहां पकड़े हूं वहां न्यूक्लियस है,
कौन सा पहला है ऑर्बिटल और कौन सा दूसरा और कौन सा तीसरा, बताओ, कोई बता सकते हो कि सर ये पहला वाला है, ठीक है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ऐसा बता पाओगे क्या? नहीं, ये तो तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों आप ऐसे रख दो, चाहे ऐसे रख दो, चाहे ऐसे रख दो, तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे ये, ठीक है। तो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। इसको पहला मान लो तो ये दूसरा, ये तीसरा, इसको पहला मान लो तो ये दूसरा, ये तीसरा, कोई भी। तो 1/1 इन सेम स्पिन, 1/1 इन सेम स्पिन जाते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ देखो 1/1 तो जा रहे हैं, बोले अगर किसी बच्चे ने इतना ही ध्यान रखा, अरे एक एक करके जाते हैं 1/1, तो वो गलत कर देगा। 1/1 इन सेम स्पिन, तो ये यहाँ पे गलत, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि यहाँ पर ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, ये प्लस हाफ है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे प्लस हाफ है, प्लस हाफ है, प्लस हाफ है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस हाफ है, माइनस हाफ है, माइनस हाफ, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सेम स्पिन में जाना चाहिए 1/1, एक एक करके। और यहाँ क्या कर दिया, पेयरिंग, मैं कह रहा हूँ 1/1 जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, रूल हो गया, मैं रूल लिख रहा हूं, electrons enter in the orbitals of same subcell. Electron enters in the orbitals of same subcell 1/1 इन सेम स्पिन। ये पहला पॉइंट हुआ, और मुझे लगता है इससे देख के आपको क्लैरिटी आ गई होगी, और इसे देख के आपको बिल्कुल एकदम आईने की तरह क्लीन हो गया होगा कि यारी 1/1 तो जा रहे हैं, पर यहाँ गड़बड़ है स्पिन। ऐसा भी हो सकता है, देखो इधर, अगर इसको मैं प्लस हाफ कर दूं और इसको मैं माइनस हाफ कर दूं, ये प्लस हाफ कर दिया और ये माइनस हाफ, तो भी गड़बड़ है। प्लस हाफ माइनस हाफ, भैया या तो तुम ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, ऐसे नहीं कि कुछ प्लस हाफ में जाए कुछ माइनस हाफ में। अब बताओ, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि नहीं हुआ आपको? जल्दी बताएं। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, अब ये लिख लिया। अब दूसरी बात, यहाँ पर सोचो, हम तीन भाई हों, ये तीन है, मम्मी पापा ने बोल दिया कि बिजली का खर्च ज्यादा है बच्चों, ठीक है, तुम दो एक रूम में रह जाओ और एक एक रूम में, दो को एक रूम में कर दिया, एक को एक रूम में, और एक में ताला डाल दिया, समझ गए। जबकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर थी तीनों की। ये दो लड़ गए रात में, खूब लड़े, बोले तू सोता है, घुर्राता है, बहुत घों घों करता है, मेरे को नहीं सोने दिया, ठीक है। तो लड़ाई हो गई, समझ गए, लड़ाई हो गई। सुबह तो अपने आप ये उठ के इसमें आ जाएगा, ये कहेगा मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं, मैं इसमें जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, समझ आ गया। इसका मतलब ये गलत हो रहा है, कहीं मम्मी पापा की जान खा गए, मम्मी पापा ने बोल दिया भैया बिल आए तो आए, लेकिन ये रोज का सरदर्द बंद करो, उठ जा से और यहाँ चला जाए, ऐसा हो जाए, ये होता है। तो दूसरी स्टेटमेंट होती है, दूसरी स्टेटमेंट है पेयरिंग। ये देखो यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, ये पेयर कर रहे हैं दोनों, ये पेयरिंग हो रही है। तो पेयरिंग विल स्टार्ट, पेयरिंग स्टार्ट तो होगी, पेयरिंग ऐसा नहीं कि ये होगी नहीं, पेयरिंग विल स्टार्ट आफ्टर नहीं चल रहा, आफ्टर, इधर रखिए, ओके, द सबसेल, ये सबसेल हो गया, px py pz का पूरा हाफ, तीन ऑर्बिटल्स है ये, तो तीन, ये पहले गया फिर गया फिर गया, ये हाफ फिल्ड सबसेल
या ऐसा भी लिख सकते हो, ऑर्बिटल्स ऑफ द सब सेल आर हाफ फिल्ड। तो जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाते, ऐसे हाफ फिल्ड होना चाहिए, ऐसे हाफ फिल्ड नहीं, ये भी हाफ फिल्ड है बट ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये ऐसा हाफ फिल्ड नहीं होना चाहिए, हाफ फिल्ड ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो सब सेल हाफ फिल्ड होने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, और यहाँ इसने ये देखिए ये खाली पड़ा है, हाफ फिल्ड नहीं हुआ ये ऑर्बिटल, और ये पेयरिंग कर दी, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो अब मैं P3 लिख रहा हूं, यहां देखिए P4 लिख रहा हूं, यहां पर देखिए ध्यान से 1 2 3, और अब ध्यान दीजिएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से ये बात सुनने वाली है। अब पेयरिंग होगी स्टार्ट, ये लिखा है पेयरिंग विल स्टार्ट आफ्टर द सब सेल इज हाफली फिल्ड। जब वो हाफ फिल्ड हो जाएगा उसके बाद पेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन अगला वाला ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, किसी में भी रह सकता है। हम जनरली क्या करते हैं, ये करेक्ट मान लेते हैं, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये 1 2 3 इसमें आ जाए तो ये भी करेक्ट है, 1 2 3 और ये 4 ये भी करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है, बट ये गलत है। यहां देखिए ये गलत है, ये हंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, ये पाउली रूल को फॉलो कर रहा है बट हंड को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 सेम स्पिन में नहीं गए, और पेयरिंग तो पहले ही स्टार्ट कर दी जबकि ये खाली पड़ा है। ये होता है, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड होना, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब एक इसमें हो, एक इसमें हो, एक इसमें हो। पी की कैपेसिटी 6 होती है, पी की कैपेसिटी 6 होती है, पी की कैपेसिटी 6 होती है, ये 6 में से 3 है, तो ये हाफ फिल्ड हुआ। बट कैसा हाफ फिल्ड होना चाहिए, ऐसा या ऐसा, ऐसा हाफ फिल्ड नहीं होना चाहिए, जो आपको पहले स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया था मैंने। तो ये हाफ फिल्ड है, और ये 1 2 3 ये हाफ फिल्ड हो गया। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये तीनों करेक्ट हैं, बट ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए कि आपको भी बताया पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जबकि सब सेल हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई है जो कि गलत है। पेयरिंग आफ्टर हाफ फिल्ड, पेयरिंग जो होगी वो हाफ फिल्ड होने के बाद होगी। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बताइए अब हंस रूल एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ये लिख लिया सबने? तो मुझे लगता है हंड में अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, मैंने एकदम हर बात समझा दी। यहाँ देखिए अगर हम डी ले लें, ये डी ले लिया मैंने, ये देखिए 1 ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा ये 3 ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनते जाना, 3 ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 5। अब 6वां इलेक्ट्रॉन ये हुआ है, देखिए 6th इलेक्ट्रॉन। ये बोले सर 6 इसमें नहीं रह सकता, रह सकता है, 6 इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। अरे फर्स्ट आप ये फर्स्ट बोल लो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऑल हैव इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी इक्वल है ना। तो कोई किसी में भी रह सकता है बच्चों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बात समझना अच्छे से। पर पहले लिख देते हैं इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप इसमें नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में लिख देते हैं और क्वेश्चन भी सीक्वेंस में आते हैं। पर आपको मैंने बात समझा दी है। और ये देखिए ये 7वां हो गया, ये 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया,
ये 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 10वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और आप इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। बताइए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको अब तो बच्चों? यस तो यस सर। ये अब आपको हंट से रिलेटेड कोई भी बात आए तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। पाउली एंड हंट एकदम क्लियर है अब आपको, पाउली एंड हंट एकदम क्लियर है आपको, है कि नहीं क्लियर? जल्दी बताओ। यस यस सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये बताइए बस, बताइए ये किन किन को फॉलो कर रहा है और किन को डिसओबे कर रहा है? सर ये पॉली को फॉलो कर रहा है और हंस को दिस इज करेक्ट, पाउली को फॉलो कर रहा है, हंट को डिसओबे कर रहा है। अगर तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दिस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो पाउली बट डिसओबे हंट, दोनों को फॉलो कर रहा है, दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है, एक को कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, फिर हो जाएगा। चलिए आज आपका यहीं तक, और अब मुझे बताइए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है आज का? यस सर no? क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बस क्लास बंद करते हैं और मैं ये क्लास भी यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप वहां पे भी इसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।